बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने आज़ाद कश्मीर में जारी हड़ताल, शटर डाउन और धरने के हवाले से और फिर हुकूमती इक़दामात के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के अंदर से भी है, पाकिस्तान से भी है और फिर इंटरनेशनल सतह पर क्या हो रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ और जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं। और जब ये सारे वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो फिर इसके हवाले से तज़किया भी देने की कोशिश करूँगा। एक बात समझने की ज़रूरत है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल 9 जून को होनी थी। ये एक लॉन्ग मार्च था जिसकी मंजिल मुज़फ़्फ़राबाद थी, न कि इस्लामाबाद थी। लेकिन हुकूमत ने क्रैक डाउन शुरू कर दिया 5 जून से ही। तो वो डिसरप्शन एक तरह की पहले ही हो गई, चूँकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, उसमें डेडलॉक हुआ, फिर APC हुई, वो वाक़यात सारे आपको पता है। लेकिन हड़ताल असल में 9 मार्च को शुरू होनी थी या लॉन्ग मार्च शुरू होना था। ये फिर अपने यानी कि शेड्यूल के मुताबिक हुकूमत की रुकावटों के बावजूद ये जो लॉन्ग मार्च है ये बिम्बर से शुरू हुआ, मीरपुर से शुरू हुआ और फिर ये कोटली और फिर इनकी मंजिल मुज़फ़्फ़राबाद थी। लेकिन रवाया रावलाकोट थी और रावलाकोट से इनको आगे बढ़ना था मुज़फ़्फ़राबाद की जानब। लेकिन रावलाकोट पहुंचने पर जो वाक़यात वहाँ पर हुए, कुछ शहादतें हुई, रेंजर के अफराद भी कहा जाता है, पुलिस के अफराद भी, उनकी भी शहादतें हुई, कुछ आम लोगों पर भी गोलियाँ चली, वो भी शहीद हुए। तो वहाँ हालात बिगड़ गए और शहर के बाहर धरना जो है वो इस वक्त 4 जगहों पर जारी है। सबसे पहला जो धरना है ये दरीक के मकाम पर है, ये मेन धरना है। यहाँ पर कहा जाता है कि हज़ारों अफराद जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वो इस धरने में बैठे हुए आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे। और फिर बाद में ये हुआ कि जो हुकूमत है उसकी तरफ से या पुलिस की तरफ से जब क्रैक डाउन की खबर आई तो वहाँ धरना डिस्पर्स हो गया और वो मकामी लोगों के घरों में चले गए या जो मकामी लोग थे अपने अपने घरों में चले गए। ये एक मेन धरना दरीक के मकाम पर कहा जाता है। वो ज़ाहिर है रात को चले जाते हैं तो सुबह वो वापस आ जाते हैं, औरतें भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं और मकामी लोग भी हैं और गैर मकामी लोग जो कोटली, मीरपुर या बिम्बर से या दूसरे इलाकों से यहाँ पर जमा है वो वहाँ पर मौजूद है। एक धरना और है जो गाड़ियों का अड्डा कहा जाता है, जो गवर्नमेंट ने एक टर्मिनल बनाया हुआ है, उसमें कहा जाता है कि 4 से 5 हज़ार जो लोग हैं वो है। ये दूसरा धरना है, ये भी यानी शहर से बाहर जो जो गाड़ियों के अड्डे हैं उस पर ये लोग धरना दे के बैठे हुए हैं। एक और रावलाकोट के नज़दीक जगह है, ये बाग की तरफ जो रास्ता आता है ये जाता है, ये बाग की सड़क है। इसके के ऊपर भी एक धरना जारी है जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग बताए जाते हैं। हो सकता है खुदा झूठ न बुलवाए, मुख्तलिफ खबरें, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो। इसी तरह एक और धरना भी है लेकिन उसकी जगह अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है। तो ये धरने की सूरत हाल है। इसको ज़ाहिर मुज़ाकरात या जिस तरह गवर्नमेंट ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जिस तरह मुज़ाकरात किए और 10 महीने पहले भी किए और बाद में 5 जून तक करते रहे, 4 जून तक करते रहे, लेकिन जब बात न बनी तो उसके बाद इस एक्शन कमेटी को कालादम करार दे दिया गया। उसके बाद क्रैक डाउन शुरू हो गया और इनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ खबरें चलाई गई कि दहशतगर्द हैं, गद्दार हैं, फॉरेन फंडिंग है, सो एंड सो। कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त टोटल अगर 10 अजला हैं तो 10 के 10 ही अफेक्टेड हैं। यानी कि एक तरफ अगर शटर डाउन है, हड़ताल है और लोगों ने दुकानें बंद की हुई हैं मर्ज़ी से और कई जगहों पर जो है वो ट्रैफिक जो आम गाड़ियां हैं वो प्राइवेट तो चल रही हैं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह नहीं चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक केओस पूरी स्टेट के अंदर मौजूद है। अगर जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या सोशल मीडिया पर कश्मीरियों के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं या इसे सोचते हैं कि ये बिल्कुल एक आम सी बात है और कश्मीरी जो हैं उन्होंने सारा कश्मीर बंद किया हुआ है, ऐसी सूरत हाल नहीं है।
चूँकि ये दुकानदार ऐसे हैं कि इन्होंने कमिटमेंट दी हुई है, ताजिरों ने कमिटमेंट दी हुई है कि 9 तारीख को शटर डाउन होगा, चूँकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इस वक्त एक यूनिफिकेशन की फ़ज़ा जो है वो बरकरार है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और दूसरी जानब अगर मैं देखूँ, आपको बताता चलूँ तो ये बिम्बर और बरनाला में ख़बरें मिली हैं जो गुजरात के बिल्कुल करीब ये लगता है, ये यहाँ पर दुकानें वगैरह जो है वो खुली हुई हैं। बाकी जो है जैसे कि मैंने कहा कि तमाम अजला में इस वक्त शटर डाउन है, पीए जाम है, और फिर इंटरनेट की सर्विस भी बंद है और मोबाइल सर्विस भी बंद है। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो सप्लाई है, फूड की सप्लाई है या दूसरी जो गुड्स हैं, वो जिस तरह सप्लाई होती थी, बल्कि आपको ये भी बताऊं कि जो 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 वहाँ ट्रक या लारियाँ जाती थी डिलीवर करने के लिए फूड, तो उन ट्रांसपोर्टों ने भी वो रिस्क लेने से इनकार कर दिया है। पुलिस वालों को पैसे वैसे दे के कोई ट्रक निकल जाता है। अगर आज़ाद कश्मीर को मैं डिवाइड करूं तो ये पहले 3 डिवीज़न होते थे, यानी मुजफ्फराबाद डिवीज़न, पुंछ डिवीज़न और उसके बाद मीरपुर डिवीज़न। तो उसके बाद 10 अजला बन गए हैं और ये मुख्तलिफ ज़रा बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ कनेक्टिविटी का एक तरीक़ाकार जो है वो इंटरनल भी सड़कें जाती हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो मीरपुर से लोग आते हैं वो जीटी रोड इस्तेमाल करते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से होते हुए वो मरी के रास्ते मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हैं। तकरीबन 500 अफराद पुलिस की कस्टडी में गिरफ्तार हो चुके हैं और 20 से ज़्यादा शहादतें भी बताई जा रही हैं। ये एक मुतात अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कोई कंफर्म नहीं है। उसमें सिक्योरिटी के अफराद भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने एक 4th शेड्यूल जारी किया है जिसके मुताबिक 154 अफराद के नाम हैं जिन्हें गवर्नमेंट की उस कड़ी निगरानी में रखा गया है या उसमें शामिल कर दिया गया है। इसमें 154 या 154 का जो फिगर है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन जो है इसके मुताबिक अगर उसको आप मोटी सी मैं आपको बात बताऊं तो ये है कि जो 31 कोर कमेटी के मेंबरान हैं, यानी कि जो हमेशा मुज़ाकरात करते थे या मिल बैठते थे और कोई फ़ैसला करते थे यानी कलेक्टिवली, उसके बाद हड़ताल की कॉल होती थी या नेगोशिएशन की कॉल होती थी, तो वो 31 अफराद जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल है। इसका मतलब ये है कि ये जो 154 अफराद हैं या 31 कोर कमेटी के मेंबरान हैं, ये वो लोग हैं जो अपने थाने की हदूद से बाहर नहीं जा सकते, इन पर कड़ी निगरानी की जाएगी, इनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और अगर ये थाने की हदूद से बाहर जाएंगे तो वो थाने वालों से इजाज़त भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ बहुत सारे लोग, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा, उस पर भी मैं आता हूँ कि उनके और बाकी में दर्जात क्या थे कि ये धरना जो है खड़े हो जाएं और धरना ख़त्म कर दें। अगर धरने वाले ये जो अफराद हैं, मैंने इसको डीगान किया है, अगर वो वैसे ही उठ जाएं तो फिर वो हुकूमत के रेम करम पर होंगे। उनके जो यानी कि जिस तरह उन्होंने हड़ताल की है उन पर मुकदमात कायम होंगे और हुकूमत के रेम करम पर होंगे, और वो हज़ारों अफराद जो हैं वो अपने अपने तरीके से उन पर ट्रायल होगा, फिर मुकदमात बनेंगे। तो जब तक हुकूमत इनके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करती या बात नहीं करती, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि लोग डटे हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर ऑपरेशन कर भी दिया जाए और ये धरने वाले लोग यहाँ से उठा भी दिए जाएं, तो पूरे आज़ाद कश्मीर के लोग भी इन अपनी तौर पर इज़हार यकजहती कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद है या मीरपुर है या कोटली है, ये सारे लोग उनकी जो थॉट्स हैं या जो उनको की हमायत है वो भी ये हड़ताल करने वालों के साथ है। और जिस तरह हुकूमत ने इनके साथ सख्ती की है, उससे तो और भी मामला जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। इनके साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात नाकाम हुए। उसके बाद रियासत ने फैसला किया कि इनके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे। मेरे साथ मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, जिसमें साबिक IG पुलिस सरदार फ़हीम खान अब्बासी साहब ने भी इंटरव्यू दिया है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपने वो इंटरव्यू यहाँ पर देखा भी होगा मेरे शिराज खान लदन के
यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ है, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जिस फोर्स को उन्होंने इतने साल, ये 19 साल आईजी सर्व डीआईजी सर्व किया हो, 7 साल एडिशनल आईजी और 1 साल एक्टिंग आईजी के तौर पर उन्होंने सर्व किया हो, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आज़ाद कश्मीर में वही उनका ये कहना था कि ये जो कोर कमेटी वाले हैं इन सबको मैं जानता हूँ, शौकत नवाज मीर को भी बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसी तरह जो मुतालबात थे उसको चूँकि वफाकी हुकूमत ने एक अंडरटेकिंग दी हुई है, तो वो वफाकी हुकूमत भी वो मुज़ाकरात, वो जो मुतालबात हैं वो जायज़ करार देते हैं। और उससे ज़्यादा और क्या बड़ी सनद होगी कि वफाकी हुकूमत उसके अंदर शामिल हुई और उन्होंने अंडरटेकिंग दी या वायदा किया कोर कमेटी के साथ या जॉइंट अफेमी एक्शन के साथ कि आपका एक्शन कमेटी के साथ कि आपके मुतालबात सारे के सारे जेन्युइन है। लेकिन जो आखिरी मुतालबा था देन, आज जब बिलावल भुट्टो साहब ने 1-2 दफ़ा तड़ी भी लगाई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अपनी तकरीर के अंदर, लेकिन ओवरऑल उनकी तकरीर ठीक थी। वो ये समझते हैं कि जो मुतालबा है, यानी कि अगर सिंध वाला अगर के लोगों पे इलेक्शन हो रहे हों और वो पंजाब के लोग वहाँ से जाकर इलेक्शन लड़ें, तो सिंध वाले वो कोई उसको पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने एक मिसाल भी दी कि 2019-21 में जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर पाकिस्तान की वो 12 सीटें न होती तो पीपल्स पार्टी शायद वहाँ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना सकती थी। तो यही एक बात है जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर बात हो सकती है और पीपल्स पार्टी मुतनासिब नुमाइंदगी या दूसरा इसका कोई मैकेनिज़्म जो है वो अख्तियार कर सकती है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी सियासत की बात करूँ या अपना तजिया दूँ तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि आज़ाद कश्मीर की जो ये जम्मू कश्मीर मुकीम माजरीन की 12 सीटें अगर वो ख़त्म हो जाएं तो पीपल पार्टी तो 8 सीटें जो हैं पंजाब से हैं वो उस तरह डोमिनेट नहीं करती है पंजाब से, चूँकि पंजाब ज़्यादातर नून लीग का गढ़ समझा जाता है। और अगर आज नून लीग इन 8 सीटों की मुखालफत कर रही है या 12 सीटों की मुखालफत कर रही है तो इसी बुनियाद पर कर रही है कि ये सीटें जीत कर वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना सकती है, चूँकि पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट है। और ये ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिसकी भी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट हो वो आज़ाद कश्मीर में ये 12 सीटें जीत कर जो अपनी हुकूमत बना लेते हैं। ये मैं 53 का ऐवान है तो 33 MLA जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से जीतते हैं और 12 सीटें ये अगर मिलाते हैं और 8 सीटें टेक्नोक्रेट्स की हैं, औरतों की हैं, उलमाए मशाइख की है या 1 सीट ओवरसीज़ की है, तो ये 53 का ऐवान बनता है। इस तरह करप्शन होती है और हुकूमत पाकिस्तान के जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर माजरीन हैं उनकी सीटें ये मिलाकर आज़ाद कश्मीर में एक लूली लंगड़ी हुकूमत खड़ी हो जाती है। और जिसकी भी मुसर्राबाद में इस्लामाबाद में हुकूमत होती है वो मुसर्राबाद में अपनी हुकूमत बना लेता। तो बिलावल भुट्टो का ये मानना था कि इस पर बात हो सकती है और मुतालबात 80% माने जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला मिस हैंडल भी हुआ है। जब आप फैसल मुमताज़ राठौर की बात करते हैं तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब ये कहते हैं कि इस जमात को या इस तंजीम को यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को उन्होंने काला दम करार नहीं दिया BBC के कोई अपने एक इंटरव्यू में। तो वो ये कहते हैं कि ये तो जिनके पास सबूत होंगे उन्होंने काला दम करार दिया, तो इट मीन्स को इससे बरी और जुम्मा हो रहे हैं। जबकि नोटिफिकेशन पर अगर बात करें तो वैसे लतीफ़ अकबर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है उनके दस्तखत हैं, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि ये तो हुकूमत का फैसला होता है और फिर सदर को बामरे मजबूरी ऑब्वियसली वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, वो साइन कर देता है। तो इस वजह से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के कंधे पर रख कर ये फैसला जो है वो कालादम करवा देने वाला ये भी हुआ है। और फिर शाह गुलाम कादर साहब ने हाल ही में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस्लामाबाद में जिसमें उनके सारे लीडरान बैठे हुए थे। वहाँ उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन बाद में प्रेशर आया या किसी ने उनसे कहलवाया है कि किसी ने पूछा उनसे कि आपने ये कहा है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया था कि कालादम करार दिया गया है। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी कि अगर ये फैसला एतमाद में नहीं लिया गया था, लेकिन जब फैसला हो गया तो हम इस कालादम की को बरकरार रखते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से कंसर्न रहती है,
वो हमेशा भारतीय मकबूजा कश्मीर के हवाले से जहाँ पर वहाँ पर जो इंसानियत की पामालियाँ होती हैं उस पर अपने ट्वीट भी करती थी, अपनी स्टेटमेंट भी जारी करती थी। तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि ये कम अज़ कम इंडिया जो जुल्म कर रहा है वो हाईलाइट हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज़ाद कश्मीर में 5 जून से जो शटर डाउन है, इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल है, जिस तरह जो हड़ताल हुई है उससे जिस तरह गवर्नमेंट ने उनके साथ डील किया है या जिस तरह के मामलात हुए हैं उस हवाले से एक लंबी चौड़ी यानी स्टेटमेंट जारी किया है जिस पर ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि फूड की शॉर्टेज है, इसके अलावा औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं। पता है डिलीवरी के मामलात हैं, बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट हैं, वो बर वक्त अस्पताल नहीं पहुँच पा रही हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो इस्लामाबाद में आते हैं, रावलपिंडी से आते हैं, जो आज़ाद कश्मीर में उस तरह सहूलतें सेहत की नहीं है, उनको रेफ़र किया जाता है कि पिंडी इस्लामाबाद में चले जाएं, वो भी उस तरह ट्रैवलिंग नहीं हो रही है। तो मुश्किलात बहरहाल हैं। और फिर अगर हड़ताल की बात करें या इज़हार यकजहती की बात करें तो ओवरसीज़ में बसने वाले अगर पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में 25-30 लाख कश्मीरी हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, तो 10 लाख पाकिस्तान में हैं, 14-15 लाख बरतानिया में होंगे जिन्होंने बहुत बड़ा पर पिछले संडे को मुजाहरा किया है। फिर यूरोप में है और मिडिल ईस्ट के ममालिक के अंदर है, तो ये तकरीबन 30-35 लाख तो बाहर के मुल्कों में मौजूद है। तो ये पूरी तरह आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी के साथ इज़हार यकजहती शऊर इंसान जो है उसका दिल, इवन पाकिस्तानियों में बहुत सारी ऐसी तादाद है, बहुत सारे पाकिस्तानी वो समझते हैं कि हुकूमत ज़्यादती कर रही है। पहले PTI के साथ हुआ जिस तरह पाकिस्तान में, वैसे ही आज़ाद कश्मीर में भी हो रहा है। और ये ज़बरदस्ती ज़ोर की सियासत या मामलात नहीं होने चाहिए। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट जो है हमारे लिए बैसियत कौम पाकिस्तानी, ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि हमारे बारे में हम एक तरफ सालसी कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मकाम दिया है कि हम भारत जो है हमें दहशतगर्द मुल्क करार देता था, लेकिन हमने सालसी करवा कर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मकाम हासिल किया है। लेकिन अपने यहाँ इस तरह के मामलात कर रहे हैं। तो जिस तरह पिछले संडे को इतवार को लंदन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था, एक और बड़ा मुजाहरा इस आने वाले इतवार को अगर मामलात आज़ाद कश्मीर में सेटल ना हुए, हुकूमत ने कोई सख्ती की या कोई ऐसा इकदाम किया और रास्ते न खोले या सप्लाई बहाल ना की, इंटरनेट बहाल ना किया, मोबाइल की सर्विस बहाल ना की, और जिस तरह का स्टैंड स्टिल इस वक्त हुआ पड़ा है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है, उसको ख़त्म नहीं किया और इन लोगों को इंगेज नहीं किया, इनके मुतालबात नहीं मंजूर हुए या इनके खिलाफ जो मुकदमात कायम किए गए हैं वो ख़त्म न हुए, तो 21 जून को लंदन में पार्लियामेंट के स्क्वायर के बाहर 1 बजे फिर बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होगा, मुजाहरा होगा, जिसमें पूरे मुल्क से लोग आएंगे और मुख्तलिफ दूसरे भी मुल्कों के अंदर इस तरह के मामलात, इस तरह के हड़तालें और इस तरह का एहतजाज या रैलियाँ भी निकलेंगी। बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान हुसैन MP ने फॉरेन सेक्रेटरी को या वज़ीर ख़ारजा को से जवाब मांगा कि आपने इस हवाले से क्या किया जो आज़ाद कश्मीर के हवाले से इस वक्त सिचुएशन है, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है। दूसरी जानब कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त चूँकि उन्हें आज़ाद कश्मीर की सूरत को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन उनके टिकटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फाइनल कर दिए हैं। आपने वो लिस्ट देखी होगी। वो अपने इलेक्शन के फॉर्म जमा करवा रहे हैं और चूँकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हड़ताल है, शट डाउन है, तो डेट इलेक्शन कमीशन ने, चूँकि इलेक्शन 27 जुलाई को होंगे, तो डेट फॉर्म जमा करवाने के इलेक्शन कमीशन ने 23 जून को बढ़ा दिया, तो अपने फॉर्म जमा करवा रहे हैं। लेकिन इसमें कोटली से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने वाले मलिक नवाज साहब को टिकट नहीं मिला है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सदर जनाब सरदार सिकंदर याद खान साहब के साहबजादे फ़ारूक सिकंदर को भी टिकट मुस्लिम लीग नून ने जारी नहीं किया। यासीन गुलशन को टिकट नहीं दिया है। इसी तरह खालिद मसूद साहब वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़कर शामिल हुए थे मुस्लिम लीग में, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिला है। ये भी एक माजा है कि सुना है कि
मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो अजहर सादिक साहब जो पीटीआई के टिकट पर लड़े थे इलेक्शन, उन्हें मिलेगा। इसी तरह और कौन रह गया, हाँ हमारे दोस्त राजा यासीन साहब जो बाग से इलेक्शन लड़ते हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला है। उनके साथ वादा किया गया था पिछले इलेक्शन में कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन वहाँ से जो है वो मुश्ताक मिनाज को टिकट मिला है, जारी हुआ है। तो ये ओबियसली जिनको टिकट नहीं मिला है तो ओबियसली ये अपने अपने हलकों में सींग तो फंसाएंगे। और अगर इलेक्शन होते हैं एज़ यूजुअल, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं अगर हालात ओबियसली बेहतर हुए। लेकिन इस वक्त मसला सबसे ज़्यादा ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग तकलीफ़ में, और उनकी तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए किरदार अदा किया जाए। हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं या जो आज़ाद कश्मीर के लीडर हैं, वो मुझे इस हवाले से बेबस नज़र आते हैं। और जब बॉडी लैंग्वेज देखें राजा फैसल मुमताज़ राठौर की जो वज़ीर आज़म है, उनका भी चेहरा लटका हुआ है, और वो भी मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई इतने बड़े अख्तियारात हैं कि इन मामलों को सीधा किया जाए। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हम कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ऑन नहीं करते हैं, उनके साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस हवाले से कोई उनको एंगेज करना चाहते हैं तो वो अपने तौर पर कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। वो एलिगेशन है कि फॉरेन फंडेड है, हो भी सकते हैं, 2-4 हो सकते हैं। लेकिन ये सारे लोग जो धरना दे रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, ये जो अपनी महरूमी का इज़हार कर रहे हैं या मतलबात जेन्युइन उनके हैं, वो सारे इस तरह के नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ ख्याल किया जाए। और यहाँ पर एक बात और भी मैं बताता हूँ कि हो सकता है ये पॉलिटिशियन कर रहे हो ये जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, लेकिन बदनामी जो है हमारे अदारों की हो रही है, फ़ौज की हो रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान का दफाई यूनिट है, अपने आप को पाकिस्तान का बिला मुआवजा सफ़ीर समझते हैं, सोल्जर समझते हैं। लेकिन उन्हें गद्दारी और वफादारी और दहशतगर्दी के अलकाबात से अगर आप नवाजेंगे तो फिर बच्चे बच्चे में ये नफरत बढ़ेगी। और ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, और जिस तरह की खबरें चलवाई जा रही हैं, और जिस तरह सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर अटैक हो रहा है, पाकिस्तानी और कश्मीरियों के दरमियान न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान में फासले बढ़ रहे हैं, नफरतें बढ़ रही हैं, बल्कि ओवरसीज़ में भी हम चूँकि एक ही हैं तो यहाँ पर भी इस तरह के मामलात हैं कि नफरतें बढ़ रही हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं नादान जिनको छोड़ा हुआ है जनाब कि आप हमले करे जाओ और कश्मीरियों को गद्दार कहो, और एक्शन कमेटी वालों को इंडियन एजेंट कहो, और ये करो और वो करो। वो हमले करते हैं और पोस्टर छोड़ते हैं। अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे तो लोग आते नहीं हैं, और पढ़े लिखे अगर हों तो वो किसी के काम नहीं आते, इस्तेमाल होते नहीं हैं। तो वो इस तरह की पोस्टें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं जो नफरतें बढ़ती हैं, और पाकिस्तानी और कश्मीरी के दरमियान एक फासला बढ़ रहा है, खलीज बढ़ रही है, एक नफाक बढ़ रहा है, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट। और मैं आज़ाद कश्मीर के लोग भी या कश्मीरी लोग भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि पाकिस्तान को गाली देना या पाकिस्तान के लोगों को गाली देना, ये या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करना मेरे ख्याल में किसी सूरत भी कश्मीरियों की अपनी तहरीक के लिए भी ठीक नहीं है, और कश्मीर के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये आज की क़यादत जो है ना, और आप और मैं, हम नहीं होंगे। आप नाराज़ हो सकते हैं मौजूदा क़यादत से, मैं भी नाराज़ हूँ, वो हमेशा रहा हूँ। चूँकि मैं सोचता हूँ कि सियासतदान नहीं रहेंगे, लोगों की वजारतें नहीं रहेंगी, लेकिन मेरी सहाफ़त मरते दम तक रहेगी, और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। इसलिए मैं सियासतदान नहीं हूँ बल्कि सहाफ़त में हूँ, और सहाफ़त को मैंने ज़िंदा रखना है सच्चाई की बुनियाद पर, हक़ की बुनियाद पर। और जहाँ भी अवामी हकूक़ की बात होगी तो मैं आवाम के साथ हूँगा। यहाँ बड़ी बड़ी क्यारियाँ हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं जहाँ पर आप अपने मामलात को जला सकते हैं। आप उन लोगों को जानते भी हैं, सुनते भी हैं। जब लिखते हैं तो आपको पता लग जाता है कौन टाउट है, कौन पार्टी के पे रोल पर है, कौन किसके पे रोल पर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, और आपको सच की बात करता हूँ अनटिल लास्ट ब्रेथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।